Good morning. Myself Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. Dear students, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंतर्गत हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, अकरेंस ऑफ न्यूक्लियस, पोजीशन और लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, नंबर, शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंतर्गत हमने न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन रेटिकुलम के विषय में चर्चा की थी। आज हम थर्ड पार्ट में केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस सभी सेलुलर एक्टिविटी का नियंत्रण एवं संचालन करता है। इसी कारण इसे कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा इसकी खोज की गई थी और यह 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, माइटोटिक न्यूक्लियस एंड इंटरफेज न्यूक्लियस के रूप में। केंद्रक की संख्या के अनुरूप कोशिकाएं एन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड के रूप में 4 भागों में बटी रहती हैं। केंद्रक की स्थिति सेंट्रल होती है, किंतु विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में सेंट्रल की स्थिति डिफरेंट होती है। जैसे कि ग्लैंडुलर और एसिटाब्युलरिया में सेंट्रल बेसल पोजीशन में क्रोमोसोम न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि एडिपोज टिश्यू में यह पेरिफेरल होता है। सामान्यतः केंद्र की आकृति कोशिका की आकृति के समान होती है। यह गोलाकार या अंडाकार या चपटी या अनियमित हो सकती है और केंद्र का आकार कोशिका की सक्रियता एवं प्रकार पर निर्भर करता है। संरचना में डिटेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत न्यूक्लियस की संरचना को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप और वी कैन से कैरियोथीका। सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियोलस और वी कैन से प्लाज्मा सोम एंड फोर्थ क्रोमेटिन रेटिकुलम। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मुख्यतः न्यूक्लियोप्रोटीन्स द्वारा निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त इसमें फैट अर्थात वसा एवं इनऑर्गेनिक सॉल्ट अर्थात अकार्बनिक लवण एवं एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बेसिक प्रोटीन्स जिन्हें स्टोन्स कहते हैं, ये कम मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होते हैं। एसिडिक प्रोटीन्स हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन होते हैं जिन्हें नॉन स्टोन भी कहा जाता है। न्यूक्लियस में डीएनए एवं आरएनए में न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में के मुख्य कंपोनेंट होता है। लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के रूप में कैल्शियम, फास्फोरस अर्थात लोहा, जिंक, सोडियम एंड मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ एंजाइम्स भी केंद्र में पाए जाते हैं, जिनमें स्पेसिफिक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, पाइरुवेट काइनेज, राइबोन्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस।
सेल की समस्त मेटाबॉलिक एवं अन्य एक्टिविटी का कंट्रोल न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। चूंकि न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में डीएनए उपस्थित होता है, अतः न्यूक्लियस हेरिडिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यह सेल डिफरेंशिएशन का नियंत्रण करता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और यह केंद्रक में ही संपादित की जाती है। न्यूक्लियस में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए समस्त आवश्यक कंपोनेंट एवं जेनेटिक कोड के रूप में सूचनाएं निहित होती रहती हैं। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण केंद्रक द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एवं साइटोप्लाज्म के मध्य एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियर पोर द्वारा संभव हो पाता है। सेल के जनरल मेंटेनेंस का कार्य न्यूक्लियस द्वारा ही किया जाता है। सेल डिवीजन न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया होती है। साइंटिस्ट जे हैमरलिंग ने 1934 में केंद्रक बताया कि केंद्रक या न्यूक्लियस सेल की समस्त कोशिकाओं का निर्देशक होता है और उनके विशिष्ट लक्षणों को यह बनाए रखने में सहायक होता है। उनके अनुसार केंद्रक या न्यूक्लियस कोशिका का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिका अंग है, जिसमें स्थित डीएनए पदार्थ एवं आरएनए के माध्यम से कोशिका की समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियंत्रण किया जाता है। इसके साथ ही यह सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का केंद्र होता है, जिसमें कोशिका के प्री हिस्ट्री एंड फ्यूचर के विस्तृत प्रोस्पेक्ट अर्थात दृश्य की सूचनाएं व्यवस्थित रहती हैं। जर्मन जीव वैज्ञानिक जे हैमरलिंग ने 1937 में एसिटाबुलेरिया नामक एक कोशिक एल्गी पर प्रयोग करते हुए केंद्रक के नियंत्रणकारी एवं आनुवंशिकीय महत्व को स्थापित किया। उन्होंने एसिटाबुलेरिया की 2 स्पीशीज पर कुछ प्रयोग किए, ए क्रेनुलेटा एंड ए मेडिटेरेनिया। इन दोनों स्पीशीज की आकृति एवं उनकी कैप और कवर में भिन्नता पाई जाती है। एल्गी ए कैनुलेटा की कॉपी का आकार, कैप का आकार डिजिटेड होता है अर्थात उंगलीकार होता है और एल्गी ए मेडिटेरेनिया की कैप छत्र समान होती है। दोनों ही जातियों में केंद्रक स्टॉक के निचले भाग अर्थात राइजोइड में पाया जाता है। एसिटाबुलेरिया में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इनकी कैप को काट दिया जाए तो यह पुनः परिवर्तित हो जाती है। यदि इनकी कैप्स को हटाकर एक जाति के स्टॉक का दूसरे जाति के राइजोइड पर ग्राफ्टिंग कर दिया जाए अर्थात रोपित कर दिया जाए तो परिवर्तित होने वाली कैप का आकार स्टॉक के अनुसार निर्धारित न होकर केंद्रक के अनुसार ही होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एल्गी एक कैनुलेटा का न्यूक्लियस होने पर कैप डिजिटेट प्रकार की होती है और ए मेडिटेरेनिया का न्यूक्लियस होने पर कैप छत्र के समान मेडिटेरियन प्रकार की होती है। दोनों प्रकार के न्यूक्लियस की उपस्थिति में कैप मध्यवर्ती प्रकार की अर्थात दोनों के बीच की होती है। इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रमाणित किया गया कि न्यूक्लियस जीव के लक्षणों को नियंत्रित करता है। अर्थात साइंटिस्ट जे हैमरलिंग के अनुसार
न्यूक्लियस सेल की समस्त क्रियाओं का निर्देशक होता है और उन्हें उनके विशिष्ट लक्षणों को बनाए रखता है और केंद्रक जीवों के लक्षणों का नियमन करता है। धन्यवाद।